हेलो दोस्तों, जीआईएम में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट एग्जाम में 35 मार्क्स कवर करता है। 4 क्वेश्चंस बी पार्ट में आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन सी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा और सी पार्ट में एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का रहेगा। हम पूरे सब्जेक्ट को 5 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और इसका सिलेबस यूनिट वाइज हम लिखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में सिलेबस है, फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड टॉपिक होगा इसमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। और थर्ड टॉपिक होगा इसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और फोर्थ टॉपिक होगा इसमें सीआर इक्वेशन एंड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है। इस पूरी यूनिट को हम 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको 40 to 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट मिलेगा, जिसको आपको जो वीडियो लेक्चर उनमें जो थ्योरी डिस्कस करेंगे उन्हीं पे बेस्ड होगा। और सारे क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, या तो नेट एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, या एनवीएचएम के होंगे, या गेट के होंगे, या सीएमआई होंगे। ठीक है। फिर ये जो असाइनमेंट होगा, इसका जो डिस्कशन होगा वो आपका लाइव वीडियो से डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको एक 25 क्वेश्चंस का टेस्ट असाइन होगा, उसको आपको सबमिट करना है और उसका भी डिस्कशन लाइव वीडियो लेक्चर से करवाएंगे। ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट वाइज पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये वीडियो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन को सी से डिनोट करते हैं। इसमें x प्लस आयोटा y, जहाँ x कोमा y बिलोंग्स टू r, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। यहाँ z बार का मीनिंग क्या होता है? x माइनस आयोटा y। ठीक है। और मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या होगा? अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या बन जाएगा? z बार। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारी सारी आगे लेक्चर में यूज होंगे। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z का क्या मीनिंग है? रियल पार्ट ऑफ z होगा z प्लस z बार अपॉन 2। इसको हम x से डिनोट करेंगे, z कोमा z बार। ये भी z बार का फंक्शन होगा। ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मीनिंग क्या होगा? z माइनस z बार अपॉन 2 आएगा। ये इसको किसे डिनोट करेंगे? y से z कोमा z बार। ठीक है। इसके बाद इस नोटेशन का मीनिंग होगा ओपन यूनिट डिस्क। तो इसको किसे डिनोट करते हैं? z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड ऑफ z लेस देन 1। इसका नाम होगा ओपन यूनिट डिस्क। क्लोजर
क्लोज यूनिट डिस्क z belongs to C such that mod of z less than equals to 1। ठीक है। C इंफिनिटी का मीनिंग क्या होगा? एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मीनिंग है C यूनियन इंफिनिटी। C यूनियन इंफिनिटी ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं बेसिक जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब हम इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एनबीएचएम में पूछा जा चुका है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक होगा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम डिनोट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड से। ठीक है, सी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट पिक करते हैं z x प्लस आयोटा वाई, एज ए किसके सिमिलर होगा? x कोमा वाई ट्रिपल के, जो किसका मेंबर होगा? आर स्क्वायर का। ये लिख सकते हैं। यहाँ हम एक थीटा डिफाइन करते हैं, थीटा टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, जहाँ x क्या होगा? नॉन जीरो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन पाई बाई। ठीक है, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? यानी 0 होगा जब x आपका पॉजिटिव हो एंड y इज 0। ठीक है, और अगर x आपका पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। और थीटा क्या है हमारे पास? टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, और अगर x इक्वल्स टू 0 हो एंड y इज पॉजिटिव हो, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा। अगर x आपके पास नेगेटिव है और y अगर 0 है, तो आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा पाई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा? पाई। अगर x नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा माइनस पाई। फिर x अगर आपके पास 0 हो एंड y इज नेगेटिव हो, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई बाई 2। और लास्ट इसमें कि जब x नेगेटिव हो, सॉरी x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस थीटा। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या था? 0। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? थीटा। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? पाई बाई 2। तो जो एलिमेंट आपका यहाँ लाई करेगा उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम डायरेक्ट 0 बताएंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा। और थीटा हमारे पास क्या था? टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई बाई 2। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस थीटा। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ माइनस पाई भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट? थीटा माइनस पाई। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और यहाँ माइनस थीटा।
इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है वो -π से π के बीच में रहेगी। यहाँ पे आप अगर पाई को अगर एज्यूम कर रहे हो तो फिर -π को एज्यूम नहीं करेंगे, या तो -π एज्यूम करो या फिर π एज्यूम कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारा पॉइंट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं होगा 1 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्या बनता है, थीटा, जो क्या होगा tan इनवर्स mod ऑफ y बाई x। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और x की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4। तो यानी इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्या है आपके पास पाई बाई 4। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, तो ये आपको ट्राई करना है। z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा ये कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और वहाँ जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो क्या होगा माइनस थीटा। इसका मतलब जो थीटा आया उसका नेगेटिव यानी -π/4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एनबीएचओ में एक क्वेश्चन पूछा था, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल था 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये z इक्वल्स टू था। तो यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करना था। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस आयोटा, और ये क्या बन जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो ये बन गया आपका 2 प्लस आयोटा बाई 6 आयोटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/3 आयोटा। तो x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा माइनस थीटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या, ये माइनस हो गया, और tan इनवर्स mod ऑफ y बाई x। तो क्या बन जाएगा ये आपके पास y यानी 1/3 1/6 यानी -1/3 और यहाँ पे 1/6। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा -tan इनवर्स 2। तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आ गया -tan इनवर्स 2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जनरल आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होगा, जनरल आर्गुमेंट। तो जनरल आर्गुमेंट को डिनोट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। तो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास क्या है जनरल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, जहाँ n क्या होगा इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जनरल आर्गुमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें सिमेट्रिक पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट। ये भी आपके पास गेट में एग्जाम में पूछा गया है कि सिमेट्रिक पॉइंट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिमेट्रिक पॉइंट फाइंड करो या कॉन्जुगेट फाइंड करो, एक ही बात है। तो इसे सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
प्रिंसिपल सिमेट्रिक पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट पॉइंट। सिमेट्रिक पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं कि सिमेट्रिक पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। तो सिमेट्रिक पॉइंट क्या होगा, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू C एंड Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड गामा BA कर्व एंड गामा BA कर्व इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। Gamma be a curve in a complex plane. Then Z1 and Z2 are said to be symmetric point या फिर conjugate point if they represent image of each other. They represent image of each other considering gamma as mirror. तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एंड गामा भी एक कर्व है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। देन Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी सिमेट्रिक पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट इफ दे रिप्रेजेंट इमेज ऑफ ईच अदर कंसीडरिंग गामा एज मिरर। इसका मीनिंग क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर पिक किया 1 + 4 आयोटा, ठीक है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक गामा एज्यूम कर रहा हूं y = x लाइन। तो अगर Z1 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 कहाँ होगा 1 + 4 आयोटा। मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट है 1 + 4 आयोटा, ठीक है। तो ये y = x लाइन है। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि Z1 और Z2 एक एज्यूम कर लें x2 + आयोटा y2। तो Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गामा। तो गामा क्या है आपके पास y = x लाइन है। इफ कि Z1 यानी देयर रिप्रेजेंट इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू गामा, एंड जो भी आप कंसीडर गामा कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो अगर ये Z1 है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी आपके पास Z2 पॉइंट, और y = x लाइन है तो x अगर 1 होगा तो y 1 आएगा, और अगर y की वैल्यू 4 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा Z2 = 4 + आयोटा। यानी Z1 का गामा के रेस्पेक्ट में जो सिमेट्रिक पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 4 + आयोटा आएगा। तो फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास Z1 होता 1 + आयोटा, ठीक है, और आपके पास अगर गामा है y = x लाइन, तो Z1 का जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा Z1 ही रहेगा 1 + आयोटा, क्योंकि x अगर 1 होगा तो y 1 आएगा, और y अगर 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर किसी गामा पे लाई करे या उस कर्व को सेटिस्फाई करता है तो उसका जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो हमेशा क्या बन जाता है सेल्फ कॉन्जुगेट। यानी इसका जो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा वो क्या होगा हमेशा सेल्फ कॉन्जुगेट पॉइंट। सेल्फ कॉन्जुगेट पॉइंट,
ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 प्लस आयोटा का y इक्वल्स टू x लाइन के रिस्पेक्ट में जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट यानी 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। द पॉइंट which lie on the curve, which lie on the curve are self conjugate। अगर कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई करता है तो उस कर्व के रिस्पेक्ट में उसका जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, या कॉन्जुगेट पॉइंट है वो क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना कि अगर जैसे मैंने लिखा था शुरुआत में कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो कॉन्जुगेट पॉइंट हम लेके चलते हैं कि x माइनस आयोटा वाई। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे होते हैं कि अगर ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ये x लाइन सॉरी ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो अगर आपके पास कोई भी x प्लस आयोटा वाई है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो हम कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। वो कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होता है, जो गामा वहां पे अंडरस्टूड होता है कि x एक्सिस लेके चलते हैं, तो z बार का मीनिंग क्या लिखते हैं, x माइनस आयोटा y। तो वहां जो गामा होता है वो क्या होता है, x एक्सिस होता है। गामा क्या होगा, x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस होगा तो x माइनस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y का जो कॉन्जुगेट पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा y। क्योंकि यहाँ पे x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ x ले रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा हमेशा, तो यहाँ माइनस आयोटा y, यानी हम क्या चेंज कर रहे हैं, y अगर है तो उसको माइनस y से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, उसका कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था वहां पे गामा था सर्कल, यानी सर्कल के रिस्पेक्ट में। वैसे तो देखो सिमेट्रिक पॉइंट है वो किसी भी कर्व के रिस्पेक्ट में फाइंड करवा सकते हैं आपसे, कोई भी इलिप्स हो सकता है या फिर पैराबोला भी हो सकता है या y इक्वल्स टू mx लाइन भी हो सकता है, लेकिन इनके फाइंड करना आसान नहीं है। लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी सर्कल के लिए एग्जाम में पूछा है, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेट में या सॉरी गेट में पूछा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं सिमेट्रिक या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो Z1 लेट Z1, Z2 बिलोंग्स टू C and gamma be a circle with center O and radius R. Then Z1 and Z2 are said to be Z1 and Z2 are said to be conjugate point with respect to circle if, तो यानी एक सर्कल एज्यूम करते हैं, तो सर्कल क्या होगा हमारे पास, कोई भी r रेडियस का सर्कल है, तो इसका यानी r रेडियस है। यहाँ अगर मान लो Z1 है किसी A पॉइंट पे
ये Z2 है किसी B पॉइंट पे, R रेडियस का सर्कल है, और ये हमारा सेंटर है O, जिसका सेंटर क्या है, Z0 है। ठीक है, तो यहाँ Z1 और Z2 में कॉन्जुगेट पॉइंट होंगे विद रेस्पेक्ट टू सर्कल इफ फर्स्ट एंड Z1 एंड Z2 आर lie on the same side of center। यानी जो Z1 और Z2 है वो सेंटर के सेम साइड में होने चाहिए। यानी सेम साइड का मीनिंग क्या है कि या तो Z1 Z2 इस साइड में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि Z1 इधर है और Z2 इधर हो जाए, हो सकता है दोनों इधर हो, तो सेंटर के दोनों एक साइड में होंगे। ठीक है, यानी Z1 एंड Z2 आर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, तो सेकेंड पॉइंट जो होगा, यानी Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर विद सेंटर। तो जो भी आपके पास Z0 सेंटर है तो उसके साथ ये Z1 और Z2 क्या होने चाहिए, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे लाइन करेंगे। तो यहाँ Z1 और Z2 है वो क्या है, सेंटर के साथ क्या है, कोलिनियर है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, OA, तो जो O इंटू ए डिस्टेंस और OB डिस्टेंस ये किसके इक्वल आएगा, R²। तो अगर Z1 और Z2 सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कल के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट पॉइंट होंगे तो इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेंगे। Z1 और Z2 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, सेकेंड Z1 Z2 आर कोलिनियर विद सेंटर, और थर्ड OA इंटू OB इक्वल्स टू R²। और यहाँ से OA की डिस्टेंस कितनी है, यानी Z0 माइनस Z1 का मोड इंटू Z0 माइनस Z2 इक्वल्स टू R²। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से Z2 की वैल्यू क्या आएगी, Z0 प्लस R² अपॉन Z1 बार माइनस Z0 बार। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से Z2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, Z0 प्लस R² बाई Z1 बार माइनस Z0 बार। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन था हमारे पास कि द कॉन्जुगेट पॉइंट of 1 plus iota with respect to circle Z minus 1 equals to 2। चार ऑप्शन थे कि 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल। ठीक है, तो यहां से इसको हम एज्यूम करेंगे 1 प्लस आयोटा हमारे पास क्या है, Z1, सेंटर क्या है, Z0 हमारे पास 1 है, रेडियस हमारे पास क्या है 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, Z माइनस सेंटर जो भी लिखेंगे Z माइनस ए अगर सेंटर है इक्वल्स टू R। ये सर्कल की इक्वेशन होती है जहां A क्या हो गया सेंटर और R क्या हो गया रेडियस। तो इससे कंपेयर करेंगे तो सेंटर क्या आएगा अपना 1 और यहाँ से रेडियस क्या आएगा 2। तो इस Z1 का जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा Z2 वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो Z2 क्या होगा, Z2 इक्वल्स टू Z0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 2, तो 4 अपॉन Z1 बार यानी 1 माइनस आयोटा माइनस Z0 माइनस 1। तो क्या बन गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से बन गया 1 प्लस 4 आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का इस सेंटर के रिस्पेक्ट में जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो क्या आ गया 1 प्लस 4 आयोटा। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बेसिक चीजें थी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन किया, और सेकंड टॉपिक था हमारा सिमेट्रिक पॉइंट या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू गामा। तो सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। थैंक यू फ्रेंड्स।